हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इससे संबंधित नोट्स और क्वेश्चन हम एक साथ एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नोट से संबंधित हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज, ठीक है, से शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इसमें ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का जो शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। किसके अंतर्गत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय कहलाया। किसके बाद? भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद। और इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। और भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन सी? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। और साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इसके तहत वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार जो है शामिल किया गया था, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषदों के सदस्यों को बजट की बात करें, ठीक है, प्रांतीय बजट एवं जो है लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और इस प्रकार द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में, ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई। और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी जो शासन शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो चलिए यहाँ से संबंधित क्वेश्चनों को अब एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पीसीएस में पूछा गया है। तो बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला हमारा, ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हम एक्सप्लेनेशन में भी कर चुके हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? वो था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर नहीं दिया गया है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर को बनाया गया था। ठीक है, और उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है नहीं होने के कारण विकल्प उत्तर डी दिया गया है। अगला हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है, ठीक है, ड्यूअल गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला था रिजर्व्ड यानी आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। भाई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी वो 1909, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत की, ना कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसलिए दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, यानी पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। आप देख सकते हैं IAS प्री में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था।
इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध यानी ड्युअल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफरेबल। और आरक्षित विषय जो है प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व जो है प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। और साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, न कि 1919 में। और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों और ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो की थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर दिया गया, यानी डी राइट माना गया। अगला है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारतीय जो विधान पालिका है द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। और तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य जो है सरकारी हो सकते थे। और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, और जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। और ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद का 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, ठीक है, 143 यानी 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत, तथा फिर 145 में से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। और उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। और बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण, ठीक है, बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्य की संख्या में शामिल कर दिया गया। अगला हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है एक्ट लाया था, वो एक्ट था आपका 1919, ठीक है, 1919 का एक्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, 11th क्वेश्चन है। तो 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा इसमें राइट है, पहला राइट नहीं है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, न कि सभी के लिए। और सभी महिलाओं के लिए वयस्क जो मताधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अब अगला है 1935 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से राइट हैं। तो सिविल सेवा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपवासियों से अधिक था। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी पहला भी और दूसरा भी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो आधुनिक मेरिट की बात करें, ठीक है, आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विस का प्रारंभ 1854 यानी 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी और भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में से, ठीक है, 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। और 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 13 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और सी यानी पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1926 और 1945। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 1926 और वर्ष 1945 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो अंतिम निर्वाचन 1945 में निर्वाचित किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो है आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था और इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था और दूसरा, इस संघ का निर्माण जो है तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों, प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी और 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी।
अगला हमारा निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो वो कौन सी नहीं थी? वो थी आपकी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये इससे संबंधित नहीं थी, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। अगला हमारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, तो 50% चीज़ें हमने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी और 50% चीज़ें इसी से ली गई थी। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी है? तो संघीय शासन की व्यवस्था भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही दी गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? तो अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस और आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी जो अवयव नहीं है वो है आपका देश के लिए लिखित संविधान। ये स्थायी अवयव नहीं था, इसलिए बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, ये तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया और अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 से समाहित है। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ ही इनको नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अगला हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान की बात करें तो म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। तो 1936 में ये भारत से अलग हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1936 यहाँ पर 7 दिया गया है, ठीक है, 36-37 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नोट्स और क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।